नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। नमस्कार दोस्तों, सही राजनीति में आज का विषय है कोरोना महामारी का दूसरा दौर। इस वक्त जो हमारी सरकार है वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, क्या वो सही है? जिस तरीके से लोग जो है बेतहाशा तरीके से मर रहे हैं इलाज के अभाव में, ऐसी दुर्व्यवस्था क्या लोकतांत्रिक देश के लिए सही है? क्या सरकारों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दे, ये राजनीतिक दलों और सत्ताधारी नेताओं के लिए सही है? किस तरह का वातावरण इस वक्त हमारे देश में बना हुआ है और तीसरे दौर में भी बहुत तगड़े तौर पर कोरोना वायरस फैलने की आशंकाएं वैज्ञानिक व्यक्त कर रहे हैं, तो कैसे जो है हमारी सरकार निपटेगी? वर्तमान समय में क्या जो स्थिति है वो सही है? इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों पर आज प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर D.K. गिरी जी से। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये है कि दूसरी बार बड़े तादाद में जो है कोरोना की महामारी फैली है, तो ये हमारी सरकार ने जो है कोई सीख नहीं ली थी पिछले साल जो कोरोना फैला था उससे? ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सीख नहीं ली, बल्कि उन्होंने ये सीख उल्टा ली। वो लोग बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए और वहाँ घोषणा कर दी कि हमने भारत में कोरोना को मात दे दी, कोरोना को हमने हरा दिया, ये कहा। और बीजेपी पार्टी, उनका एक पार्टी अधिवेशन में प्रधानमंत्री को तारीफ करते हुए एक उन्होंने रिजोल्यूशन निकाला कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व के तहत ये हमने और विजनरी नेतृत्व जो है पारदर्शिता से हम लोग कोरोना को हरा दिए। ये भी बीजेपी ने, इन्होंने तो जश्न मनाया साहब। ये उल्टा वो उसी का मैसेज शायद लोगों को पास पहुंचा। लोग भी जो भी थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल मान रहे थे वो भूल गए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूँगा, ये प्रधानमंत्री जी को लोग सब आक्षेप कर रहे हैं और सब लोग दोषारोप कर रहे हैं, वो सही है, क्योंकि वो जो सरकार है इसको प्रधानमंत्री चलाते हैं। ये 1 मैन शो है या 2 मैन शो है, और 2 मैन में भी अमित शाह जी जो है प्रधानमंत्री जो कहेंगे उन्हीं का एक तरह से, जिसको अंग्रेजी में मैन फ्राइडे बोलते हैं, वही बात करते हैं। इसलिए लोग उन्हीं की तरफ उंगली उठा रहे हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना है, इतना बड़ा देश में हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में संसद हैं, उन लोगों को पार्टियां हैं, उन लोगों को भी कुछ सावधानी बरतना चाहिए था, कुछ देश को पैगाम देना चाहिए था कि भाई इसे कुछ होने वाला है। किसी ने नहीं की। सारा पॉलिटिकल क्लास जो है
अक्रॉस द पार्टी, हर पार्टी से लेकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों का फेलियर। अच्छा गिरीश साहब, सारे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आलोचना कर रहे हैं, उनको घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये विपक्षी राजनीतिक दल इतने ही देश की जनता की सेवा करने वाले या फिक्र करने वाले होते तो बीजेपी ने अगर 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की तो उनको उस चुनाव का बहिष्कार करके जो सबक सिखाना चाहिए था कि अभी एक महामारी का दौर चल रहा है, हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उन लोगों ने भी लापरवाही की। तो जिम्मेदार तो विपक्षी राजनीतिक दल भी है और सरकार भी है, जनता के प्रति उत्तरदायी तो दोनों लोग ही हैं। और अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तक यहाँ तक कह दिया कि हमें जो है सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, तो ये एक चुनी हुई सरकार के मुंह पे तो करारा तमाचा है। निश्चित रूप से ये आप सही कह रहे हैं कि सारे नेताओं की जिम्मेदारी है। और कुछ राज्यों में विपक्ष का जो गैर बीजेपी सरकार है उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी कल याद है और कल मैं देख रहा था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी में जो 31 लोग हैं उन्होंने आगाह किया था प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, कि ये महामारी आने वाला है, सेकेंड दौर आने वाला है, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन जब कर दिया गया उसको विरोध नहीं क्यों नहीं किया? अभी बता रहे हैं हमें तो मालूम नहीं था, जनता को और देश को तो मालूम नहीं था कि ऐसे पार्लियामेंट्री। तो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने से पहले उसके पुख्ता इंतजाम जनता के हित में अपनी पार्टी के स्तर पे भी कुछ करना चाहिए थे, तब तो वो कहलाती कि जो ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं वो करना चाहिए था। अभी जो कर रहे हैं उस वक्त भी कह सकते थे। और दूसरा, इनको जानकारी थी कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, सब लोगों को नहीं जानते। पार्लियामेंट्री कमेटी, अधिवेशन, पार्लियामेंट जो ये सत्र होता है वो तो रिपोर्ट होता है अखबारों में, लेकिन कमेटी वगैरह का इतना रिपोर्ट नहीं होता। और 31 मेंबर का कमेटी ने इनको वार्निंग दी थी सरकार को, ये पार्टियों को मालूम था, उसका विरोध नहीं किया। कुंभ मेला का आप कह रहे हैं जब हो रहा था तब विरोध नहीं किए, अपने सही का चुनाव का विरोध नहीं किया। लोग जो इतने सारे लोग बिना मास्क में आ रहे थे रैलियों में, उस वक्त नेताओं को कहना चाहिए था गलत है, मास्क पहनो या थोड़ा दूरी रखो। ये सब किसी पार्टी ने नहीं कहा। अब कह रहे हैं ये केंद्र सरकार दोषी तो है ही, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। सारा खबर, सारा संस्थाएं जो नॉलेज है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनका अंदर है। लेकिन बाकी राज्य सरकारों को भी और बाकी विपक्षियों को भी करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी वेव की भी बहुत प्रबल आशंका है और इस वेव में बच्चे जो है ज्यादा प्रभावित होंगे। तो क्या सरकार जो है 2 बार की महामारी की स्थिति से अभी ठीक से निपट भी नहीं पाई है और तीसरी वेव से ये कैसे निपटेंगे? इनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब? इनको जो जरूरत है अभी 3 चीज़ों का जरूरत हो रहा है, दवाई का और ऑक्सीजन का और हॉस्पिटल बेड का। ये तीनों चीज़ें लोग नहीं कर पाए। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि 162 ऑक्सीजन प्लांट को उनको चालू करना था, सिर्फ 33 को उन्होंने चालू की, 1/3 भी नहीं उसको चालू की। कैसे फिर इसका पूर्ति होगा ऑक्सीजन का कमी का? दूसरे, जो 1 साल से कहीं भी हॉस्पिटल का विस्तार नहीं किया गया, बेड बढ़ाया नहीं गया। दवाई की बात है, टीका की बात, आप जानते हैं कि हमारा टीका बनाने का जो हमारा क्षमता है, प्रत्येक दिन सिर्फ 2.5 मिलियन टीका बना सकते हैं, लेकिन हम सब लोगों को अभी भी टीका कराना शुरू करें, हमको 5 मिलियन या 10 मिलियन प्रत्येक दिन चाहिए। तो ये कमी कहाँ से पूरी होगी? ये प्रोडक्शन कैपेसिटी सरकार ने क्यों नहीं बनाया? और अभी उन्होंने पूनावाला को, आदर्श पूनावाला को 3000 करोड़ डिस्ट्रेस लोन दिया, तो आपदा का लोन दिया। पूनावाला ये लोन लेके पता नहीं वो जाके इंग्लैंड में बस गए। और आपको श्रोता को बताइए कि तो इंग्लैंड में प्रति माह वो 2 करोड़ रुपया किराया दे के पूनावाला रह रहे हैं। और दूसरी, उन्होंने 240 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, पूंजी निवेश किया वहाँ पे इंग्लैंड में जाके। भारत को जो चीज़ों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, पूनावाला शायद ये भारत सरकार ने क्यों नहीं रोका? लंदन में जाके 240 करोड़ पाउंड का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तीसरी बात मैं आपको बताऊँ, पूनावाला ये उनका जो कब था, आय था मार्च
पिछले साल मार्च को इनका $7 बिलियन का था। 5 महीना में वो 85% उनका वृद्धि हुई है और $13 बिलियन हो गया। ये सरकार को नहीं दिख रहा है। ये मैं यहीं पे एक सवाल और करूंगा कि पूनावाला ही नहीं, पिछले 1.5 साल से जब से जो है कोरोना की महामारी फैली है, जो भी उद्योगपति हैं उनकी जो है आय बढ़ी है बेतहाशा तरीके से और आम आदमी की हालत खराब हुई है। तो ये सरकार का नकारापन नहीं तो क्या है? नकारापन से भी उससे भी ज्यादा है। मैं तो कहूँगा 3 चीजें सरकार के ऊपर आप कह सकते हैं। उन्होंने लोगों को प्रति एक प्रताड़ना की है, धोखा दी है, क्योंकि लोगों को जान बचाना, खुशहाली में रखना उनका जिम्मेदारी है। वो संविधान भी कहता है मेरा अधिकार मेरे जीवन के लिए है। इंटरनेशनल लॉ भी कहता है कि भाई अपना लोगों के लिए जो मिनिमम राइट्स है उनको, ये ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकार है उसको बचाओ। उसका उल्लंघन हुआ, हमारा संविधान का उल्लंघन हुआ, एक बिटर। दूसरा जो मैं ये कह रहा था कि मिसमैनेजमेंट तो हुआ ही, सब लोग जानते हैं। एक स्कैंडल जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, इसमें जहां लोग मर रहे हैं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी दिख रहा है। सर, प्रधानमंत्री कहते थे कि आपदा में अवसर तलाशना चाहिए, तो क्या इसी तरह से आपदा में अवसर तलाश रही है सरकार और उद्योगपति कि लोग तो मर रहे हैं और वो पैसा कमाने में लगे हैं? ये हो रहा है। इसका तुरंत अभी से ही उसका इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि जितना टीका बाहर गया है, ये पूनावाला तो अपने से कोई खैरात में तो दिया नहीं, सरकार ने खरीदा फिर भेजा। और वो भी जो खरीदा क्या रेट में खरीदा, उसका जो टीका का प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, टीके के अपना मुनाफा लेके एक प्रति टीका 200 रुपया का है, और ये सुनने को मिल रहा है कि 600 रुपये में सरकार खरीदा, ये 800 रुपये में खरीदा। तो ये 200 और ये 600 रुपये का मुनाफा किधर गया? ये सारा पूनावाला को दे दी गई या और भी लोग उसमें भागीदारी हैं, वो भी देखना है। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार की एक विराट रूप देखने को मिल रहा है इन टीकों में। बाकी इस तरह इसका जरूर इंक्वायरी होना चाहिए, तो फिर आगे भी हमें इस तरह का कुकर देखने को मिलेगा। आपने पूछा था बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, तो बच्चों के लिए जो साइंस लोग जो सलाह दे रहे हैं, जैसे पिछले बार एक कमेटी बनी थी, एक IIT के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी कहा था कि ये सेकेंड चरण आएगा और प्रत्येक दिन कम से कम 1 लाख लोग उसमें संक्रमित हो गए। इनका बात सही हुआ, 1 लाख के जगह 4 लाख करीब प्रत्येक दिन संक्रमित हुए। तो ये वार्निंग तो दी गई थी। अभी बच्चों की बताया जा रही, बच्चों को क्या जरूरत होगा, उस वक्त क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा जो कीटाणु का, उसके ऊपर जो साइंटिफिक कमेटी का एडवाइस लेके उसको तैयारी करना चाहिए। शायद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, मेडिसिन की जरूरत पड़ जाए, तुरंत बच्चों का भी टीका दे देना चाहिए। बच्चों को भी प्राथमिकता दे के उनको टीका दे देना चाहिए और सबको टीका फ्री मिलना चाहिए। आप देखे होंगे एक वीडियो और ये तथ्य सामने आया है कि आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट सारा कोविड का उन्होंने फ्री कर दिया, पूरा ट्रीटमेंट फ्री कर दिया सरकारी अस्पताल में, और जो एम्पानल हुआ है। बाकी जगह में उन्होंने कहा कि उन्होंने कैप लगा दी, इससे ज़्यादा पैसा ले नहीं सकते हो। अगर ये इस तरह का आपदा है, आप खाना फ्री बांट रहे हो और ऊपर पैसा दे रहे हो, तो टीका भी सबको फ्री करा दो। हमें याद है, जो बचपन में आपको याद होगा, जो ये स्मॉल पॉक्स का टीका दी जा रहा था वो फ्री था। इस हिसाब से वो भी महामारी थी। सरकार इनकम टैक्स, सेल टैक्स और न जाने कितने तरह के टैक्स लेती है जनता से, और जनता से वोट लेकर ही वो अस्तित्व में आती है। तो ये तो सरकार का नैतिक और प्रशासनिक लोकतांत्रिक दायित्व है कि ऐसी स्थिति में तो उसको सारी चीजें मुफ्त सरकार को जो है जनता को मुहैया कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। और इसमें जिम्मेदारी किसी का नहीं है। हमारा लोकतंत्र मानते कि सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में, और लोकतंत्र में मालिकाना, राजनीतिक मालिकाना लोगों के हाथ में है। लेकिन आपने देखा इतने सारे मंत्रियों में, नेताओं में किसी ने रिजाइन किया, आज तक कोई ऑफिसर रिजाइन किया कि इतना मौत हो गया, हम इसको नहीं रोक पाए। तो इसमें आपके हिसाब से जो है क्या होना चाहिए? क्या सरकार को शर्म आना चाहिए और पूरी सामूहिक तौर पे जो है पूरी कैबिनेट को रिजाइन देके जो है रात दिन एक करके जो है आपदा से निपटने में लगना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे कुछ ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए और क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए, और लोग उस कदम के लिए लोगों को उसको चाप देना, प्रेशर देना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि ऐसे हुआ है इतिहास में, जिसको लोकतंत्र का जननी माना जा रहा है। ब्रिटेन में एक ओलिवर क्रोमवेल करके एक राजा थे, और
वो 1653 में एक दिन पार्लियामेंट में आया और उन्होंने पूरा ललकारा पार्लियामेंटियंस को, कहा कि भगवान के नाम पे, इन द नेम ऑफ गॉड, तुम यहाँ से निकलो। किसी का भी, किसी यहाँ जितने लोग तुम बैठे हो, किसी को भी लोगों का कोई तुम्हारा फिक्र नहीं है, रत्ती भर का आपको फिक्र नहीं है। और लोग आपको पार्लियामेंट में भेजे थे कि उनका जो दुर्दशा है, उनका दिक्कतें हैं, उनको सुलझाने के लिए, और आप ही खुद उनका दिक्कत बन गए। वो ब्रिटेन था, वहां रक्षक भक्षक बने, तो वहां जिम्मेदार व्यक्ति ने जो है उनको वहां से खदेड़ दिया संसद से। यहाँ जिम्मेदारी जो है पूरी तरह से प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति की है, लेकिन राष्ट्रपति तो इस मामले में एकदम मौन है। तो क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में उस तरह का निर्णय लिया जा सकता है या लेने में कोई व्यक्ति सक्षम है? संवैधानिक रूप में तो सक्षम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति आपने जो कहा ये एक सांकेतिक पद है एक तरह से। लेकिन राष्ट्रपति को भी कहना चाहिए और लोगों को ये करना चाहिए कि ये जो हमारा सरकार है उसको इस्तीफा दें और एक राष्ट्रीय सरकार बनाया जाए और ये आपदा से निपटाया जाए। ये सरकार फेल हो गई, सारे सरकारें फेल हो गए, और ये सब सरकार सिर्फ पार्टीज को लेके कैसे भी एक सबको मिला जुला के लेके इसको ये आपदा से निपटे, और ये पूरा पॉलिटिकल लीडरशिप का नाकारा बनाए। और लोगों को ये डिमांड करना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर का, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा। मैं तो कहता हूँ सारा जितनी भी सरकार है सबका इस्तीफा हो। अभी जो चुनेंगे वो नहीं, क्योंकि तो थे ही नहीं हो, क्योंकि चुनाव ही चल रहा था इस महीना में। लेकिन जो लोग थे सब रिजाइन करें, रिजाइन करके नेशनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाए और वो आपदा से निपटे, तब जाके लोकतंत्र का सुधार होगा। कोई क्रांतिकारी कदम की जरूरत है हमारे देश में, ये नहीं चलेगा। लेकिन गिरी साहब, ये क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए जनता को एकत्र होना पड़ेगा, और कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पे सरकारें और विपक्षी दल तो रैलियां करते हैं, लेकिन अभी अगर 100 आदमी भी इकट्ठा होंगे तो पुलिस उनको जो उठा के बंद कर देगी। ये भी एक समस्या है। तो बड़े स्तर पर क्रांति करने की जरूरत है। नहीं, ये तो है, परंतु ये सोशल मीडिया वगैरह चल रहा है। और मैं एक चीज से ताज्जुब होता हूँ, मैंने आपका प्रोग्राम में शायद कहा था कि पहले कहते थे कि जथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसे हो लोग वैसे होते हैं, अच्छा हो तो अच्छा होते हैं, बुरा हो तो बुरा। लोकतंत्र में उसका उल्टा है, जथा प्रजा जथा लोग वैसे ही नेता। तो हमारे लोगों को भी देखिए, ऐसे नहीं कि हमारे लोग सब अनपढ़ हैं या अनजान हैं या जाहिल हैं, ऐसे नहीं है। भारत का जो नागरिक हैं, वोटर हैं, दुनिया में माना जाता है उनका वोटिंग कैपेसिटी के लिए। ये लोग भी प्रोटोकॉल को कैसे भूल गए नेताओं के चक्कर में, और सब सोशल मीडिया में इतना फैल रहा है, और इन लोगों ने भी इतना लापरवाही की, और देखिए किस तरह का बदतर मौत उनको देखना पड़ा। तो हम अगर आम आदमी, प्रबुद्ध समाज भी अगर जागरूक ना हो और नेताओं को जिम्मेदारी ना, उनसे जिम्मेदारी का डिमांड ना करें, तो लोग तो सुधरेगा नहीं साहब। तो ये पूरा एक रीथिंकिंग जो बोलते हैं, मंथन मनन का पूरा देश में जरूरत है। आप जो कर रहे हैं अपना प्रोग्राम के माध्यम में, ऐसे सारे लोग ये सोचें। अभी पूरा देश को सोचना है हमें क्या हो गया। वैसे गिरी साहब, एक चीज और जो है इधर तथ्य सामने आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो लोग अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल जाने वाले लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है, और जो घर पे जो है अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं या अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं, एहतियात बरत रहे हैं, उनकी जान नहीं जा रही है। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? ऐसा क्यों है कि जो इलाज के लिए जा रहा है अस्पताल में, उसकी मौत ज्यादा हो रही है? ये सही है। ये एक डॉक्टर का, मैं जाने माने डॉक्टर हैं आंध्र प्रदेश में, डॉक्टर संजीव कुमार, उनका मैं वीडियो देख रहा था। वो वही कहते थे, जब तक बहुत मजबूरी ना हो, आपको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ जाए या कोई चीज़ आप घर में नहीं कर पा रहे हो, आप हॉस्पिटल मत जाइए। वो तो ये भी कह रहे थे, थोड़ा बहुत आपको अगर लक्षण दिखता हो, सिम्टम दिखता हो, आपको कोविड टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, जब तक ये आपका हद से बाहर ना हो जाए। क्योंकि जब टेस्ट कराने जाएंगे हम लाइन में लगेंगे, और वहाँ पे जिस तरह का व्यवस्था है, आपको कोविड ना भी हो तो कोविड लेकर वापस आ जाएंगे। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में ये कोविड तो एक चीज़ है, बाकी भी जो इन्फेक्शन लोगों का बढ़ रहा है और इसका इलाज नहीं हो पा रहा है ठीक से, इसलिए लोग मर रहे हैं। और लोग हॉस्पिटल जाके थोड़ा सा साइकोलॉजिकली लोग थोड़ा सा सुरक्षित हो जाते हैं। जनता के लिए एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी कोरोना काल में जितने लोग मर रहे हैं,
सबको कोरोना से डेथ जो है डिक्लेयर कर दे रही है सरकार और अस्पताल। क्या इसी वजह से ज्यादा हबड़ा तबड़ी मची हुई है? क्योंकि कोरोना से जो वास्तविक तौर पे मरा है, अगर उसी का आंकड़ा दिखाया जाए और जो दूसरी बीमारियों से मरे हैं उनको अलग जो है क्लासिफिकेशन किया जाए, तो ये जो हवा खड़ा हुआ है जिससे कमजोर दिल के लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, वो स्थिति से काबू पाया जाए, तो ये मैनेजमेंट जो है सरकार का गड़बड़ है क्या? निश्चित रूप से गड़बड़ न है, क्योंकि लोकतंत्र इस सरकार के तहत रहा नहीं, इस सरकार के अंदर। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, आपको अमर्त्य सेन जो मशहूर नोबेल प्राइज मिला और भुखमरी में फेमिन के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है, वो ये कह रहे थे कि जहाँ लोकतंत्र कायम हो, लोकतंत्र अच्छा हो, वहाँ पे फेमिन होने का कम समय बना है, क्योंकि उसमें पारदर्शिता बढ़ जाता है, लोगों का जिम्मेदारी बढ़ जाता है, लोग ये होते। लेकिन जहाँ तानाशाही हो, जहाँ आपका लोकतंत्र नहीं हो, तो आदमी जो चाहे वो करे, वहाँ पे ज़्यादा परेशानियाँ होता है। और ये सरकार ये भूल गया कि इतना बड़ा देश को एक आदमी नहीं चला सकता, और ये कैबिनेट में भी वॉइस नहीं आए, एक ही आदमी चला रहे, इतना बड़ा मुल्क को एक आदमी पीएमओ से ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, अब सही करें, कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद मुझे बता रहे थे कि लोगों को किसी भी मौत हो तो भी डेड बॉडी देते हैं, जब आप लिख देते हो कि ये कोरोना से मौत हुआ। एक अभी जो दूसरे चरण में हुआ, एक पत्रकार हमको बड़ा परेशान होकर फ़ोन किया कि वहाँ पे गुड़गांव में 20 मौतें हुई हैं, अब मुझे कहा जा रहा है तुम 2 लिखो, 20 लिखोगे तुम्हारे ऊपर परेशानी हो जाएगी। उनको मजबूर किया जा रहा था, एसडी में कोई कर रहा था कि भाई इतना रिपोर्ट मत करो कि हमें बदनामी हो और लोगों में अफरा तफरी मच जाए। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों का आवाज़ को और तथ्यों को दबाया जा रहा है, तो उससे तो खतरा होगा ही। तो ये जो द्वितीय चरण में जो इस तरह का नुकसान हुआ, ये लोकतंत्र का जो हत्या हुआ है और लोकतंत्र को अनदेखी की जा रही, लोकतंत्र का जो हमारा संस्कृति है उसको घटा है, उससे भी ज्यादा परेशानी। आप लोकतंत्र में कह रहे हैं तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है, ये सब बातें कह रहे हैं लोग, विपक्षी दल भी कह रहे हैं, जनता में भी सुगबुगाहट है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोग जो है ये बात कहने लगे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इस लोकतांत्रिक तानाशाही तरीके से सरकार चलाने वाले मोदी और अमित शाह को कैसे जो है नियंत्रित किया जा सकता है, या उनको कैसे आगाह कराया जा सकता है कि आप तानाशाह शासक नहीं हो, लोकतंत्र के नुमाइंदे हो। मैं तो ईश्वर विश्वासी हूँ, हमारा पूरा देश, मेजोरिटी लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, और आप ज़्यादा प्रकृति के विरुद्ध, अपना जमीन के विरुद्ध जाओगे तो ईश्वर का लाठी भी आपको लगेगा। और वही हुआ है, किसी को ये मालूम नहीं था, इल्म नहीं था कि ऐसे होगा। मोदी जी का जो पॉलिटिकल रुतबा है उसमें भी आघात होगा। अब देखिए, उन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे निकल गए और यूपी में चुनाव जीत गए। जीएसटी किया, उससे कुछ ट्रेडर जो व्यवसायी लोग, उससे आप सीएए किया, उसमें माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक लोग प्रभावित हुए। कश्मीर का 370 हटाया, उससे भी कश्मीर का लोग प्रभावित हुए। और ट्रिपल तलाक किया, उसलिए कुछ मुस्लिम वुमेन खुश हुए, कुछ ये खुश नहीं हुए। ये सब में सब चला गया। लेकिन ये जो पैंडेमिक, ये जो महामारी आया और दूसरे बार आया, इससे सब लोग हिल गए कि मोदी जी का जो उनका जो दक्षता, उनका जो कुशलता, सब पर्दाफाश हो गया। और सबको पता चल गया कि लोकतंत्र, जब तक लोकतंत्र तथ्य के हिसाब से आप सरकार और देश नहीं चलाओगे, ये नतीजा होगा। अब मोदी जी, मुझे लगता है कि इस चीज़ से उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हम मौतें हुई हैं, लोग मौत को इतना जल्दी नहीं भूल जाएंगे। आप भी जानते होंगे, मैं जानता हूँ, मेरे बंधुओं में और कुटुंबों में मेरे काफ़ी लोग मर गए, आपके भी जानकार लोग मरे होंगे। हर जगह, हर क्लास का लोग, ये नहीं कि एक ही वर्ग का लोग मरे, हर क्लास का लोग मरे। मिडिल क्लास का लोग ज़्यादा जो सपोर्ट करता है इस तरह का सरकार को, वो भी हिल गए हैं। इसीलिए इनका जो राजनीतिक जो कॉस्ट मिलती है उसको उनको भुगतना पड़ेगा मोदी साहब को। तो मुझे लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त चुनाव था, इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इसको ये करे, उससे हार गए। मोदी जी को भी ये जो भारी पड़ेगा, जिस तरह की इन्होंने पूरा अनदेखी की है, पूरा इसको इग्नोर किया, वो काफ़ी भारी पड़ेगा।
और बाकी पॉलिटिशियंस को भी, उनको भी भारी पड़ेगा। तो इसलिए लोग सावधान हो जाए कि लोगों का जीवन के साथ खेल नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।